अब जो हमारा आज का डिस्कशन है उस पे आते हैं। जो हमारा बच्चे आज का डिस्कशन है, इसमें हम क्या क्या कवर करेंगे, पहले आप इस बात को समझ लो। क्योंकि कल का अगर आपको लेक्चर याद है तो हमने पढ़ा था सेक्शन 42, 43, 44 और 45। आज हम पढ़ेंगे सेक्शन 41 ए से लेके 41 डी तक। बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शंस हैं। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस के लिए तो बहुत फेवरेट एरिया है ये। तो बहुत ध्यान से एक एक बारीकी को समझते हुए समझेंगे। इसके साथ बहुत ही महत्वपूर्ण, ना केवल ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस के लिए बल्कि सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस के लिए भी सेक्शन 46। ये प्रोविजंस को कवर करने के बाद आज हम जिस जजमेंट पे नजर अपना अटेंशन देंगे, उस जजमेंट का नाम है डी.के. बासु। आप सब ने इस जजमेंट के बारे में सुना होगा, हो सकता है आपने इसको पढ़ा भी हो। तो आज का जो लेक्चर है वो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है एग्जाम के पर्सपेक्टिव से। इसलिए बिल्कुल शांति से, बिल्कुल समझदारी से एक एक पॉइंट को नोट करते हुए चलता है, समझते हुए चलना है। अगर कहीं पे भी कुछ भी समझ में नहीं आता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं बीच बीच में आपको मौके देता रहूंगा। आपके जो भी सवाल हैं आप पूछ सकते हो। अगर आप जूम पे हो तो आप अपने आप को अनम्यूट करके डायरेक्टली पूछ सकते हो, और अगर आप यूट्यूब पे हो तो आप अपना आंसर टाइप, जो भी आपका क्वेश्चन है उसको टाइप कर सकते हो। ठीक है, बिल्कुल घबराना नहीं है। बट ये बहुत जरूरी है कि बिल्कुल शांति से एक 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 बिल्कुल सिस्टमैटिक अप्रोच लेके चले, क्योंकि चीजें बहुत सारी हैं। तो ये सारे प्रोविजंस, ये केस और कुछ हमारी प्रैक्टिस के लिए जो हम लोग हर बार करते हैं, कुछ क्वेश्चंस को करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, शुरू करते हैं आज का लेक्चर। तो अगर सब कुछ ठीक है, सब कुछ तैयार है, नोट्स हाथ में है, पेन हाथ में है, सब कुछ चल रहा है सही से, तो एक बार वाई टाइप करेंगे सभी लोग। शुरू करते हैं आज का डिस्कशन। बहुत बढ़िया। यूट्यूब वाले बच्चे जल्दी से टाइप करेंगे सभी लोग। ठीक है, मैं थोड़ा सा तेज बोलने की कोशिश करता हूं। तो बच्चे, जो पहला सेक्शन है, द वेरी फर्स्ट सेक्शन जो हमको आज समझना है, वो है सेक्शन 41A। और ये जो हमारा सेक्शन 41A है, ये सीधे तौर पे, इनफैक्ट ये जो सारे सेक्शंस हैं 41A, B, C, D, ये चारों के चारों सेक्शंस सीधे तौर पे जुड़े हुए हैं किससे? सेक्शन 41 से। आपको याद होगा पिछले हफ्ते मैंने पूरा का पूरा लेक्चर डिवोट किया था किसको? सेक्शन 41 को। इसलिए बहुत ध्यान से देखते हुए चलिए कि जो हमारा सेक्शन 41 से लेके जो डी तक की बात है, उसमें क्या क्या पॉइंट्स कवर हो रहे हैं और कैसे इसको इंटर रिलेट करेंगे हम लोग सेक्शन 41 से। इसलिए सेक्शन 41 को भी दिमाग में रखना है, वही बेस होना चाहिए। ठीक है, देखते हैं सबसे पहला सेक्शन। जो सेक्शन 41 है ए है, वो कहता है नोटिस ऑफ एपियरेंस। ध्यान से देखना, सीधे तौर पे जुड़ा हुआ 41 से, बिल्कुल सीधे तौर से नोटिस दिया जा रहा है किस बात का? एपियरेंस का। हर एक केस में, ध्यान से सुनना, लिखते चलो नोट्स में, हर एक केस में जिसमें कॉग्निजेबल ऑफेंस इन्वॉल्व है, वही वाली बात कितना डिटेल में समझा था कि कॉग्निजेबल ऑफेंस क्या होता है। कॉग्निजेबल ऑफेंस की अगर सिचुएशन है तब हमारा 41A अप्लाई होता है। पहली बात, सेक्शन 41 से कहता है ऑल केसेस इन्वॉल्विंग कॉग्निजेबल ऑफेंसेस। जहां पे, ये देखना बच्चे, ये टिपिकल पार्ट है, इस पे क्वेश्चन भी पूछूंगा आपसे आखिरी में। हर एक केस जिसमें कॉग्निजेबल ऑफेंस इन्वॉल्व है, जिसमें सेक्शन 41 नहीं लग पाया, सेक्शन 41 नहीं लग पाया। अब याद करो, सेक्शन 41 के अंदर हमने अलग अलग सर्कमस्टांसेस पढ़ी थी कि कब कोई पुलिस ऑफिसर बिना वारंट के किसी व्यक्ति को अरेस्ट कर सकता है। आपको याद होंगे कुछ पार्ट्स। अगर किसी व्यक्ति ने उस पुलिस ऑफिसर की प्रेजेंस में कॉग्निजेबल ऑफेंस किया है,
अगर उस ऑफेंस की सजा 7 साल से कम है तो ये होना जरूरी है कि वो व्यक्ति ऐसा हो कि वो विटनेसेस के साथ छेड़खानी करेगा या एविडेंस खराब करेगा, या फिर वो जो कॉग्निजेबल ऑफेंस किया गया है वो ऐसा है जिसकी सजा 7 साल से ज्यादा की हो सकती है, उसमें ये सब प्रूव करने की जरूरत नहीं, केवल रीजन टू बिलीव होना चाहिए। और भी कुछ थे, प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर, डिजर्टर फ्रॉम आर्मी और ये जो भी डिफेंस फोर्सेस हैं। तो वो सारी सिचुएशन जो सेक्शन 41 में कवर हो गई हैं, ध्यान से सुनना बच्चे, वो सारी सिचुएशंस जो सेक्शन 41 में कवर हो गई हैं वो 41A के अंदर नहीं आएंगी, नहीं आएंगी। सेक्शन 41A के अंदर कौन सी सिचुएशंस आएंगी? जो है तो कॉग्निजेबल केस। इस बात को समझना बहुत बहुत ज्यादा जरूरी है। दोनों ही सेक्शन 41 भी, सेक्शन 41A भी, दोनों ही कॉग्निजेबल केसेस की बात कर रहे हैं, पर दोनों में फर्क है। सेक्शन 41 में अगर कोई सिचुएशन कवर हो गई है तो कोई बात नहीं, बात खत्म। अगर कोई सिचुएशन सेक्शन 41 में कवर नहीं हुई पाई है और वो कॉग्निजेबल केस है तो वो सिचुएशन ऐसी है जो सेक्शन 41A के अंदर गिरेगी। तो हर एक कॉग्निजेबल ऑफेंस में जिसमें सेक्शन 41 को अप्लाई नहीं किया जा सका, पहली सिचुएशन तो यह है। दूसरी, ऐसी स्थिति थी कि था तो वो कॉग्निजेबल ऑफेंस और सेक्शन, बहुत ध्यान से सुनना, सेक्शन 41 अप्लाई किया भी जा सकता था। मतलब अगर चाहते पुलिस वाले तो उसको अरेस्ट कर सकते थे, 41 का यूज कर सकते थे, पर फिर भी पुलिस वालों ने यह डिसाइड किया कि वो अरेस्ट नहीं करेंगे। देखो ये दो सिचुएशन है, अच्छा खासा आदमी कंफ्यूज हो सकता है पर दोनों में बहुत बड़ा फर्क है। पहली स्थिति जिसमें सेक्शन 41A अप्लाई होता है वो कहता है वो सारे कॉग्निजेबल केसेस जिसमें सेक्शन 41 अप्लाई नहीं हो पाया, और दूसरी स्थिति ये कहती है कि वो सारे कॉग्निजेबल केसेस जिसमें सेक्शन 41 अप्लाई हो तो सकता था पर पुलिस वालों ने उसका इस्तेमाल नहीं किया। मतलब पुलिस वाले अरेस्ट कर तो सकते थे 41 को इस्तेमाल करते हुए, पर उन्होंने किया नहीं अरेस्ट, अपना डिस्क्रिशन किस तरफ चलाया? अरेस्ट ना करने के लिए। तो ये दोनों ही जो स्थितियां हैं वो हमको उस केस को सेक्शन 41A के अंदर लाती है, ठीक है। और ये जो पुलिस ने डिसाइड किया कि उस व्यक्ति को अरेस्ट नहीं करेंगे, वो रीजनेबल कंप्लेन थी, सस्पिशन भी था, क्रेडिबल इंफॉर्मेशन थी। इन सारी चीजों होने के बावजूद पुलिस वालों ने यह डिसाइड किया कि हम अरेस्ट नहीं करेंगे। क्योंकि आप याद करो सेक्शन 41 जब मैंने पढ़ाना शुरू किया था, सबसे पहला पॉइंट जिसपे मैंने बहुत ज्यादा एम्फेसाइज किया था वो था कि जो पुलिस वाले हैं वो किसी भी तरीके से सेक्शन 41 के द्वारा बाध्य नहीं है, बाउंड नहीं है। ऐसा नहीं है कि अगर कोई परिस्थिति सेक्शन 41 की सिचुएशन में गिर रही है तो पुलिस वाले को अरेस्ट करना ही होगा, नहीं। पुलिस वाले का डिस्क्रिशन है, अगर वो चाहे तो करेगा, अगर परिस्थितियां सेटिस्फाई होंगी तो, अगर वो चाहे तो नहीं करेगा। 41A में कौन सी सिचुएशंस आ रही हैं? जब पुलिस वालों ने शक के होने के बावजूद, इंफॉर्मेशन के होने के बावजूद, कंप्लेन के होने के बावजूद फिर भी ये डिसाइड किया कि वो अरेस्ट नहीं करेंगे, ठीक है। ये बात समझना बड़ा जरूरी है। अगर ऐसी स्थिति है, अगर ये सिचुएशन है, एक बार क्विकली रिवाइज करा देता हूं कि किसी व्यक्ति ने कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस किया है, वो एक ऐसा सिचुएशन है जिसमें सेक्शन 41 या तो अप्लाई नहीं हो पाया है या फिर अप्लाई हो सकता था पर पुलिस वालों ने सस्पिशन होने के बावजूद, इंफॉर्मेशन होने के बावजूद, कंप्लेन होने के बावजूद उसका इस्तेमाल नहीं किया। अगर ऐसी परिस्थिति है तो जो पुलिस वाले हैं वो नोटिस इशू करेंगे। ध्यान से देखो बच्चे, अरेस्ट तो किया नहीं, तो ऐसा तो है नहीं कि अगर अरेस्ट नहीं किया तो कुछ भी नहीं करेंगे, कुछ तो करेंगे। तो क्या करेंगे? नोटिस इशू करेंगे, और नोटिस में डायरेक्ट करेंगे। ये शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है,
डायरेक्ट करेंगे, रिक्वेस्ट नहीं कर रहे, ऑर्डर दे रहे हैं। क्या ऑर्डर दे रहे हैं? कि आप हमारे सामने हाजिर हो। हम आ नहीं रहे हैं आपको पकड़ने के लिए, 41 को इस्तेमाल, हम आ सकते हैं दूसरी वाली परिस्थिति में, हम आ सकते हैं, पर हम आ नहीं रहे हैं, इसलिए हम आपको नोटिस इश्यू कर रहे हैं कि आप खुद से चल के हमारे सामने अपीयर हो। तो क्या करेगी पुलिस? नोटिस इश्यू करेगी, और नोटिस में डायरेक्ट करेगी कि इस व्यक्ति को हमारे सामने आना है। और जब किसी व्यक्ति के खिलाफ ये नोटिस इश्यू हो जाता है, ये उस व्यक्ति की जिम्मेदारी है दोस्तों, ड्यूटी है उसकी, कि उसको उस नोटिस को मानना ही पड़ेगा, मतलब अपीयर होना ही पड़ेगा। तो ये दो शब्द बहुत इंपॉर्टेंट हैं कि ये जो नोटिस है वो डायरेक्शन देगा, और जिसको नोटिस सर्व हुआ है वो उसको कंप्लाई करेगा ही करेगा। अगर जो व्यक्ति जिसको नोटिस सर्व किया गया है, देखते चलिए, अगर वो कंप्लाई करता है, या फिर अगर ऐसा बार बार नोटिस इश्यू करा जा रहा है, बार बार बुलाया जा रहा है, तो कंप्लाई करता रहा है, कंप्लाई करा है उसने या कंप्लाई करता रहा है, दोनों ही स्थिति में जो पुलिस वाले हैं वो उस व्यक्ति को अरेस्ट नहीं करेंगे। क्या बताया मैंने? किसी व्यक्ति ने कॉग्निजेबल ऑफेंस किया, उस पर सेक्शन 41 अप्लाई नहीं हो पाया, या हो सकता था पूरे पुलिस वालों ने किया नहीं, ऐसी स्थिति में जो पुलिस वाले हैं उस व्यक्ति पे नोटिस सर्व करेंगे, उस नोटिस के तहत उस व्यक्ति को आना पड़ेगा। अगर वो व्यक्ति आता है और आता रहता है, उसे जब जब बुलाया जाता है, ऐसी स्थिति में पुलिस वालों की जिम्मेदारी है कि उस व्यक्ति को अरेस्ट ना करें। क्यों करोगे अरेस्ट? जब आप बुलाते हो वो आ जाता है, तो उसको क्यों अरेस्ट करोगे? ठीक है, अगर कोई व्यक्ति है जिसमें नोटिस सर्व होता है इस सेक्शन के अंदर, और वो उसकी अवहेलना नहीं करता है, उसको मानता है, तो पुलिस वालों को अरेस्ट नहीं करना है। बट अगर ये जो व्यक्ति है जिसमें नोटिस सर्व किया गया है, जैसा मैंने बोला, उसकी ये ड्यूटी है कि उसको कंप्लाई करे, ऐसी स्थिति में जो पुलिस वाले हैं वो उस व्यक्ति को अरेस्ट कर सकते हैं। भले ही उन्होंने पहले नहीं किया, भले ही 41 अप्लाई नहीं हो पाया इस वजह से नहीं किया, या फिर हो रहा था फिर भी उन्होंने अपनी मन मर्जी मुताबिक नहीं किया, पर अगर नोटिस सर्व हुआ, नोटिस की अवहेलना हुई है, नहीं माना गया नोटिस, तो उसको अरेस्ट कर सकते हैं। सिंपल सी बात। ठीक है, अगर पहले नहीं किया तो उसका मतलब ये नहीं है कि कभी नहीं करेंगे। अगर नोटिस का कंप्लायंस करोगे तो नहीं करेंगे, बट अगर नोटिस का कंप्लायंस नहीं करोगे तो आपको अरेस्ट किया जा सकता है। एक बार क्विकली रिवाइज करूंगा, फिर आप सबके क्वेश्चंस लूंगा। ठीक है, सबसे पहला सेक्शन है सेक्शन 41A। सेक्शन 41A बात करता है नोटिस की। किस चीज का नोटिस? अपीयरेंस का नोटिस। ये कहता है हर एक केस में जिसमें कॉग्निजेबल ऑफेंस इन्वॉल्व है, जिसमें सेक्शन 41 नहीं अप्लाई हो पाया, या फिर हो पा रहा था पर पुलिस ने डिसाइड किया कि वो उसको इस्तेमाल नहीं करेगी, ऐसी स्थिति में जो पुलिस वाले हैं वो इस व्यक्ति पे नोटिस इशू करेंगे, और इस नोटिस में डायरेक्शन होगी कि आपको हाजिर होना है। अगर वो व्यक्ति हाजिर होता है या होता रहता है तो उसका अरेस्ट नहीं किया जाएगा, पर अगर वो इस नोटिस की अवहेलना करता है, अरे, तो फिर उस ऐसी स्थिति में उस व्यक्ति को अरेस्ट किया जा सकता है। ये है हमारा दोस्तों पहला सेक्शन, सेक्शन 41 के। अगर किसी का कोई सवाल है, कोई क्वेश्चन है, तो आप पूछ सकते हो बिल्कुल। अगर सेक्शन 41 से जुड़ा हुआ कोई भी सवाल है तो आप पूछ सकते हो। कोई भी कंफ्यूजन है, कोई भी चीज समझ में नहीं आई है, तो बिल्कुल आप पूछ सकते हो। ठीक है, कोई डाउट नहीं है? 100% क्लियर है सब लोग? ठीक है, चलिए, अगर कोई डाउट आ भी जाता है, रह भी जाता है, तो कोई बात नहीं है, आगे उसको कवर अप करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, जो हमारा दूसरा सेक्शन वो है सेक्शन 41B। ये जो सेक्शन 41B है, ये बच्चे किसकी बात करता है? प्रोसीजर की। और प्रोसीजर किस चीज का? ये बहुत महत्वपूर्ण है। किस चीज का प्रोसीजर? अरेस्ट करने का प्रोसीजर।
तो सबसे पहली बात क्या बात करेगा सेक्शन 41B कि अरेस्ट करने का क्या प्रोसीजर होता है और अरेस्ट करते वक्त पुलिस वालों की क्या क्या ड्यूटीज होती हैं। तो दो स्थितियों के बारे में डिस्कशन होगा यहां पे, ठीक है। क्या कि अरेस्ट करने का क्या प्रोसीजर है और अरेस्ट करने वाले लोगों की क्या क्या ड्यूटीज होती हैं, ठीक है। इसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि हर एक पुलिस ऑफिसर, देखो बच्चे, एक एक शब्द जो आपके स्टैट्यूट में लिखा है वो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। जैसे खासकर ऐसे शब्द एवरी, ऑल, इन पे तो बहुत ज्यादा अटेंशन देना है क्योंकि ये पूरे ही प्रावधान का मतलब बदल देते हैं। इसलिए ये जो प्रोविजन है ये शुरू हो रहा है, कह रहा है एवरी पुलिस ऑफिसर, हर एक पुलिस ऑफिसर जो अरेस्ट करता है। अब सुनना ध्यान से, क्या क्या जिम्मेदारी उसकी। पहली जिम्मेदारी यह है कि वो अपनी आइडेंटिटी का खुलासा करेगा, अपनी जो भी उसकी पहचान है उसको धारण करेगा, उसको पहनेगा। और कैसी आइडेंटिटी? जो कि सही है, विजिबल है, मतलब देखी जा सकती है, किसी तरीके से छुपी हुई नहीं है, और क्लियर है। तो सबसे पहली जिम्मेदारी एक पुलिस ऑफिसर की जो किसी व्यक्ति को अरेस्ट करना चाहता है वो एक अपनी आइडेंटिटी को बियर करेगा, अपनी पहचान को धारण करेगा। आपने देखा होगा पुलिस वालों के यहां पे उनका नाम लिखा होता है, उनकी पोस्ट भी लिखी होती है, ठीक है। वो क्या है? एक आइडेंटिफिकेशन को पहनना है। ये जरूरी है, ये कोई फैशन नहीं चल रहा है, किसी को शान नहीं मारी जा रही है कि मैं ये हूं मैं वो हूं। ये जरूरी है सेक्शन 41B के अंदर। अगर ऐसा नहीं है तो वो जो पुलिस वाला है अगर वो किसी का अरेस्ट कर रहा है बिना आइडेंटिटी को डिस्क्लोज करे, गलत कर रहा है वो, ठीक है। तो क्या करना है? आइडेंटिफिकेशन बियर करना है। और आइडेंटिफिकेशन बियर करना अपने आप में काफी नहीं है, वो ऐसा होना चाहिए जो कि एक्यूरेट भी हो, विजिबल भी हो, क्लियर भी हो, मतलब सही भी हो, दृश्यमान भी हो और स्पष्ट हो। अब मानो आपका नाम है मुकेश और आपने जो यहां पे वो लगा रखा है वो रमेश का है। कह रहे मैंने आइडेंटिटी बियर तो कर रखी है, मेरी नहीं है तो क्या हो गया, पर है तो आइडेंटिटी नहीं। एक तो वो आइडेंटिटी सही होनी चाहिए, दृश्यमान। अब आपने यहां लगा रखा है, उसके ऊपर आपकी पॉकेट का वो आ रहा है, छुपा रखा है, या फिर वो टूट गया है तो आपने पॉकेट में डाल रखा है, नहीं। ऐसी जगह होना चाहिए कि कोई भी व्यक्ति बिना आपके किसी एक्ट के उसको देख सके, दृश्यमान होनी चाहिए और बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। अब ऐसा नहीं कि उसका एक शब्द मिट गया है, दूसरा शब्द खराब है, समझ में ही नहीं आ रहा क्या लिखा रहा है। तो जो भी आइडेंटिटी आप बियर कर रहे हो उसके में ये तीनों फीचर्स होने चाहिए। एक्यूरेट, सही होनी चाहिए, विजिबल, क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। तभी हम मानेंगे कि ये जो पहली रिक्वायरमेंट है वो सेटिस्फाई हो रही है। तो सबसे पहली क्या जिम्मेदारी है पुलिस वालों की? कि वो एक क्लियर आइडेंटिटी को वियर करेंगे, ठीक है। दूसरी जिम्मेदारी वो क्या प्रिपेयर करेंगे? एक मेमोरेंडम। ये खतरनाक चीज है, इसको समझना बहुत जरूरी है। क्या प्रिपेयर करेंगे? एक मेमोरेंडम ऑफ अरेस्ट, गिरफ्तारी का ज्ञापन। जब भी कोई पुलिस वाला किसी व्यक्ति को अरेस्ट करता है उसकी ये जिम्मेदारी है कि वो एक मेमोरेंडम तैयार करेगा। किस चीज का? गिरफ्तारी का। अब मेमोरेंडम क्या होता है, कैसे होगा? देखो, ये जो मेमोरेंडम प्रिपेयर किया जाएगा इसमें सारी डिटेल्स होंगी कि क्यों अरेस्ट किया जा रहा है, किसको अरेस्ट किया जा रहा है। साथ ही साथ ये बहुत जरूरी है कि ये जो मेमोरेंडम पुलिस वाले ने तैयार किया है उस पे दस्तखत कराए जाएंगे, मतलब अटेस्ट करा जाएगा। कौन अटेस्ट करेगा इस मेमोरेंडम को? फैमिली मेंबर। जिस व्यक्ति का अरेस्ट हो रहा है उसके परिवार के लोग उसको अटेस्ट करेंगे। मानिए पुलिस आई है मेरे गेट पे, अगर वो मुझको अरेस्ट करने आई है तो वो आइडेंटिटी तो बियर करेगी करेगी, एक मेमोरेंडम बनाएगी और उस मेमोरेंडम में सारी डिटेल्स लिखने के बाद वो मेरी फैमिली के किसी मेंबर से कहेगी कि चलिए आप इस पे साइन कर दीजिए। ये है अटेस्टेशन ऑफ मेमोरेंडम बाय फैमिली मेंबर्स।
मानिए ऐसी स्थिति में किसी को अरेस्ट हो रहा है कि उसके परिवार वाले आसपास मौजूद नहीं है। मानो मेरे घर से अरेस्ट नहीं हो रहा, मुझे कहीं रोड से अरेस्ट कर रहे हैं। अगर ऐसी स्थिति है तो, या फिर किसी भी वजह से कोई फैमिली मेंबर अवेलेबल नहीं हो पा रहा है, तो कोई भी एक रेस्पेक्टेबल मेंबर उस लोकेलिटी का, जहां पे अरेस्ट हुआ जा रहा है, उस लोकेलिटी का, उस मोहल्ले का कोई भी सदस्य, एक सम्मानित सदस्य, उससे दस्तखत कराए जा सकते हैं। तो पहले आपको कोशिश करनी है कि अगर परिवार उपस्थित है तो परिवारों की किसी व्यक्ति से साइन करा लो। अगर परिवार के किसी व्यक्ति के साइन नहीं हो पा रहे हैं तो उस लोकेलिटी का कोई भी जो सम्मानित व्यक्ति है, कोई भी जो रिस्पेक्टेबल पर्सन है, उससे साइन करा लो। ठीक है, तो मेमोरेंडम प्रिपेयर करना है और मेमोरेंडम पे साइन करवाने हैं या तो फैमिली वालों के या एक रेस्पेक्टेबल पर्सन के। ठीक है, और ये जो साइन हुए हैं उसके नीचे काउंटर साइन करेगा कौन? वो व्यक्ति जिसका अरेस्ट किया जा रहा है। ठीक है, काउंटर साइन भी कराएगा। फैमिली वाले ने साइन कर दिए या फिर लोकेलिटी वाले बंदे ने साइन कर दिए, उसको काउंटर साइन करेगा कौन? वही व्यक्ति जिसका अरेस्ट हो रहा है। तो दोनों के दस्तखत होंगे, अरेस्ट होने वाले व्यक्ति के भी दस्तखत होंगे और फैमिली वाले के या फिर रेस्पेक्टेबल मेंबर के। देखो बच्चे, रेस्पेक्टेबल मेंबर की कोई क्लियर डेफिनेशन नहीं है, कोई ऐसी उपाधि नहीं है, कोई पद नहीं है, उसको बोलेंगे रेस्पेक्टेबल मेंबर। एक आम आदमी भी रेस्पेक्टेबल पर्सन हो सकता है, गांव का प्रधान या सोसाइटी का चेयरमैन, कोई भी हो सकता है, उसका किसी पद से कोई लेना देना नहीं है। वो रेस्पेक्टेबल होना चाहिए और उस लोकेलिटी का मेंबर होना चाहिए, बस। ठीक है, इतनी सी बात है। तो सबसे पहली बात हमने समझ ली कि प्रोसीजर क्या है अरेस्ट का। ठीक है, अगर YouTube वालों को आवाज बिल्कुल क्लियर आ रही है, वीडियो सही दिख रही है, तो एक बार वाई टाइप करेंगे सभी लोग। YouTube पे बच्चे जितने भी उपस्थित हैं फटाफट से वाई टाइप करें सब लोग। ठीक है, अब हमने दो बातें समझ ली, दो जिम्मेदारियां हमारी कवर हो गई। पहली जिम्मेदारी क्या थी? एक क्लियर आइडेंटिटी बियर करनी है, समझ में आ गया हमको। दूसरी जिम्मेदारी क्या थी? कि मेमोरेंडम प्रिपेयर करना है और मेमोरेंडम को साइन कराना है फैमिली वाले से या फिर रेस्पेक्टेबल पर्सन से, और उसके बाद जिस व्यक्ति का अरेस्ट हो रहा है उसका भी साइन होगा। चलो, बहुत अच्छा है। जो तीसरी रिक्वायरमेंट है वो तीसरा पॉइंट है, ये कहता है कि ये जो अरेस्टेड पर्सन है उसको इन्फॉर्म करेंगे पुलिस वाले। ध्यान से सुनना बच्चे, ये बहुत जरूरी है। जिस व्यक्ति का अरेस्ट किया जा रहा है उसको इन्फॉर्म किया जाएगा कि उसके पास अधिकार है। क्या है? अधिकार है कि वो अपने किसी रिलेटिव को या फिर अपने किसी दोस्त को जानकारी दे सकता है। किस बात की जानकारी दे सकता है? कि उसका अरेस्ट हुआ है। ठीक है, तो तीसरी जिम्मेदारी क्या है पुलिस वाले लोगों की, जिनको जो अरेस्ट कर रहे हैं, कि वो अरेस्ट होने वाले व्यक्ति को बताएंगे कि भाई साहब, आपका ये अधिकार है कि आप अपने परिवार के किसी भी सदस्य को, अपने किसी भी रिलेटिव को या फिर अपने किसी भी दोस्त को इन्फॉर्म कर सकते हो कि आपको अरेस्ट कर लिया गया है और आपको यहां यहां रखा गया है। ठीक है, ये तीसरा अधिकार है। पर ये जो तीसरा अधिकार है दोस्तों, ये दूसरे अधिकार के आमने सामने आता है। कैसे? अगर जो मेमोरेंडम बनाया था दूसरी जिम्मेदारी के अंदर, अगर उस मेमोरेंडम पे परिवार वालों ने ही साइन करे थे, मैंने बताया था ना, दो लोगों में से कोई एक तरीके के लोग साइन कर सकते हैं, या तो परिवार वाले ही लोग साइन कर सकते हैं या फिर कौन साइन कर सकता है? दूसरी कैटेगरी, रेस्पेक्टेबल मेंबर। अगर मेमोरेंडम पे परिवार वालों ने ही साइन करे हैं तो ये जो तीसरी जिम्मेदारी है वो खत्म हो जाती है। ये बताना कि उस व्यक्ति का अधिकार है कि वो अपने जो रिलेटिव्स हैं उनको इन्फॉर्म कर ले या दोस्तों को इन्फॉर्म कर ले, वो अधिकार खत्म हो जाता है अगर मेमोरेंडम पे परिवार के सदस्यों ने ही साइन करे। आप खुद ही सोचो, लॉजिक समझो। अरे मेमोरेंडम पे अगर परिवार वाले साइन कर रहे हैं तो इसका मतलब ही ये है कि उन्हें पता है
किस व्यक्ति का अरेस्ट हुआ है ना? तो यही समझने वाली बात है। तो ऐसे करके आपको ये जो दूसरी जिम्मेदारी है और तीसरी जिम्मेदारी है, दोनों को इंटर रिलेट करना है। ठीक है, अब मैं आपको एक बार क्विकली रिवाइज करा रहा हूं, ध्यान से सुनना मैं जो बोल रहा हूं। हर एक पुलिस वाला जो किसी भी व्यक्ति का अरेस्ट करता है, उसकी 3 जिम्मेदारियां। पहली जिम्मेदारी है कि वो अपनी पहचान को धारण करेगा, अपनी आइडेंटिटी को बियर करे। उसकी जो ये आइडेंटिटी होनी चाहिए वो बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए, विजिबल होनी चाहिए, एक्यूरेट होनी चाहिए। ये पहली जिम्मेदारी, ये सबसे आसान है। दूसरी, जो जिस व्यक्ति का अरेस्ट हो रहा है उसके बारे में वो एक मेमोरेंडम ऑफ अरेस्ट बनाएगा, जिसमें वो सारी डिटेल्स लिखेगा। उस मेमोरेंडम ऑफ अरेस्ट पे वो दस्तखत करवाएगा, या तो परिवार वालों के, जिस व्यक्ति का अरेस्ट हो रहा है उसके परिवार वालों के, या फिर कोई रेस्पेक्टेबल पर्सन है उस लोकेलिटी का जहां पे अरेस्ट हो रहा है उसके। तीसरा, जिस भी व्यक्ति का अरेस्ट हो रहा है उसको ये इन्फॉर्म करेंगे पुलिस वाले कि इस व्यक्ति का ये अधिकार है कि अगर वो चाहे तो अपने किसी रिलेटिव या किसी दोस्त को बता सकता है कि उसका अरेस्ट हुआ है। पर ये जो तीसरी जिम्मेदारी है ये तभी उठेगी अगर मेमोरेंडम पे परिवार वालों ने दस्तखत नहीं किए हैं, किसी रेस्पेक्टेबल मेंबर ने करे हैं। अगर मेमोरेंडम पे परिवार वालों के ही दस्तखत हैं तो ये जो तीसरी जिम्मेदारी है इसकी जरूरत नहीं होती है, क्योंकि आप लॉजिक लगाओ, मेमोरेंडम पे साइन हुआ है मतलब फैमिली वालों को पता है कि उसका अरेस्ट हुआ है, अलग से बताने की जरूरत नहीं। अगर आप सभी लोगों को 41B क्लियर है तो एक बार सभी लोग वाई टाइप करेंगे, और अगर कोई सवाल है तो अनम्यूट करेंगे और फटाफट से बच्चे पूछेंगे। जी बच्चे। सर, अरेस्ट मेमो के रिगार्डिंग क्वेश्चन था। यहाँ पे जो वर्ड है लोकेलिटी, तो सर सपोज दैट बहुत सारे केसेस में हम देखते हैं कि किसी को दूसरे स्टेट में या दूसरे टाउन से अरेस्ट किया जाता है, तो उस एरिया के लोकेलिटी में वहां पे जो रिस्पेक्टेड मेंबर है उनका साइन चाहिए होगा। ऐसा है क्या? जहां पे भी अरेस्ट हो रहा है, जिस भी जगह पे अरेस्ट हो रहा है, वहां पे उस लोकेलिटी पे जो भी व्यक्ति अवेलेबल है जिसको हम रेस्पेक्टेबल बोल सकते हैं, उसके दस्तखत होते हैं। ओके सर, तो ये जैसे कभी टेररिस्ट होता है या नेक्सल्स को अरेस्ट किया जाता है, तो क्या उनमें ये प्रोविजन फॉलो किए जाते हैं? नहीं, टेररिस्ट जो होते हैं, जो टेररिस्ट एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होते हैं, उनके लिए जो प्रोसीजर है वो थोड़ा सा डिफरेंट होता है। टाडा पढ़ेंगे, पोटा पढ़ेंगे, उनका प्रोसीजर थोड़ा सा अलग है, थोड़ा सा खतरनाक है। कभी पढ़ेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे उसे भी। ओके सर, थैंक यू ये सर। आम आदमी के लिए। और किसी का कोई सवाल है 41B से? पूछिए, बिल्कुल घबराइए मत। अगर कोई सवाल है, कोई भी डाउट है तो अभी क्लियर कर लीजिए। आगे आखिरी में पता नहीं समय बचे ना बचे, लंबा जाएगा, आज का लेक्चर भी लंबा जाएगा। कोई सवाल है? बढ़ जाऊं आगे? अगर सवाल नहीं है तो एक बार वाई टाइप कर दो सब लोग जल्दी से। फटाफट से वाई टाइप करेंगे। चलो, बहुत अच्छा है। एक बच्ची ने यूट्यूब पे क्वेश्चन पूछा 41A का। बच्चे उसी टाइम पे पूछना है। मैं कोशिश करूंगा कि आखिरी में आपके सवाल को ले लूं, उसको कवर कर लूं, ठीक है? वरना क्या होता है कि फ्लो टूट जाता है। चलो अगला सेक्शन देखते हैं, सेक्शन 41C। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें कई बातें हैं याद रखने वाली, ठीक है? तो थोड़ा रटाफाई वाला प्रोविजन है, इसलिए ध्यान से सुनना, याद करते चलना, नोट्स में लिख लेना क्लियरली, ठीक है? 41C बात करता है बच्चे कंट्रोल रूम की। किसकी? कंट्रोल। हमने कितनी सारी मूवीज देखी है ना, हेलो कंट्रोल रूम, फोर्स भेजो, मुझको घेर लिया है ना? उसे कंट्रोल रूम की बात हो रही है बच्चे। 41C कहता है कंट्रोल रूम होगा कहां पे? डिस्ट्रिक्ट में, जिलों में, ठीक है? जिलों में नियंत्रण कक्ष, कंट्रोल रूम को हिंदी में बोलते हैं नियंत्रण कक्ष, ठीक है? अब सुनो ध्यान से और लिखते चलना। यहां पे बात किसकी होगी? स्टेट गवर्नमेंट की। सबसे पहली सीधा सवाल आ जाता है, स्टेट गवर्नमेंट की ये जिम्मेदारी है, स्टेट गवर्नमेंट बाध्य है, बाउंड है एस्टेब्लिश करने के लिए। ध्यान से सुनना, एक एक पॉइंट करके बता रहा हूं।
स्टेट गवर्नमेंट बाउंड है एस्टेब्लिश करने के लिए क्या? कंट्रोल रूम। सबसे पहली बात तो यही समझ लो कि जो राज्य सरकार है उसकी ये जिम्मेदारी है कि वो कंट्रोल रूम बनाएगी। किसकी जिम्मेदारी है? राज्य सरकार की, केंद्रीय सरकार की नहीं, सेंट्रल गवर्नमेंट की नहीं। सबसे पहला पॉइंट नोट कर लो। अब कंट्रोल रूम बनाएगी तो सही, पर कहां पे बनाएगी? दो जगह पे। पहली जगह हर एक डिस्ट्रिक्ट में। बच्चे एवरी डिस्ट्रिक्ट लिखा है, मैंने आपको पहले ही बताया। जब भी आप इस शब्द को देखो, एवरी, ऑल, इनको बहुत ध्यान से समझा करो, बहुत ध्यान से समझा करो। एवरी डिस्ट्रिक्ट मतलब हर एक जिले में, अगर किसी राज्य सरकार के अंदर जितने भी जिले आते हैं, हर एक जिले में एक कंट्रोल रूम बनाएगी वो राज्य सरकार, उसकी ये जिम्मेदारी है। और जिले के लेवल पे तो बनाएगी बनाएगी, साथ ही साथ राज्य के स्तर पे, स्टेट के लेवल पे भी एक फादर कंट्रोल रूम बनाएगी। छोटे 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 कंट्रोल रूम हर एक डिस्ट्रिक्ट में, एक फादर कंट्रोल रूम स्टेट लेवल पे। ठीक है, दो जगह पे कंट्रोल रूम बनाने हैं। किसको बनाने हैं? राज्य सरकार, जिम्मेदारी है उसकी, बाध्यता है। अब ये बात हो गई कि कंट्रोल रूम एस्टेब्लिश हो गए। अब उसके आगे क्या होगा? जब कंट्रोल रूम एस्टेब्लिश हो जाएंगे, हर एक कंट्रोल रूम के बाहर एक नोटिस बोर्ड रखा जाएगा। ध्यान से सुनना, एक लाइन छोड़ दो अपने नोट्स में, लिखो ये बात। हर एक कंट्रोल रूम के बाहर, ठीक है, बाहर, अंदर नहीं, बाहर नोटिस बोर्ड रखा जाएगा। और उस नोटिस बोर्ड में क्या लिखा जाएगा? नाम और पता, नेम एंड एड्रेस। किसका? उन लोगों का जिनको अरेस्ट किया गया है। ठीक है, हर कंट्रोल रूम के बाहर एक नोटिस बोर्ड रखा जा रहा है और उस नोटिस बोर्ड में नाम भी लिखा है, पता भी लिखा है उन सारे लोगों के जिनको अरेस्ट किया गया है। ठीक है, साथ ही साथ उन लोगों का तो नाम और पता लिखा ही है कि जिनका अरेस्ट हुआ है। जिन लोगों ने अरेस्ट किया है उनकी डेजिग्नेशन, कि मतलब उनका क्या पद है, कांस्टेबल है, इंस्पेक्टर है, सब इंस्पेक्टर है, उनकी डेजिग्नेशन भी लिखी होगी। जो लोग अरेस्ट कर रहे हैं उनकी डेजिग्नेशन भी लिखी होगी। तो हर एक कंट्रोल रूम के बाहर एक नोटिस बोर्ड है। नोटिस बोर्ड पे हर एक व्यक्ति का नाम और पता लिखा है जिसको अरेस्ट किया गया है। साथ ही साथ जिसने अरेस्ट किया है तो उसकी पोस्ट भी लिखी हुई है। ठीक है, याद करते चलना, इसमें थोड़ी सी ज्यादा चीज है। ये तो हो गई जिला पे। ये जो हमारा कंट्रोल रूम है जो स्टेट लेवल पे बनाया गया था, जो फादर कंट्रोल रूम है, जैसे मैंने बताया ना, एक ऐसे करके बताता हूं आपको। देखो, ये स्टेट है, मानो ये पूरा स्टेट है, इसमें ये छोटे छोटे डिस्ट्रिक्ट्स हैं। ठीक है, छोटे छोटे डिस्ट्रिक्ट्स हैं। हर एक डिस्ट्रिक्ट में क्या होगा? एक कंट्रोल रूम, हर एक डिस्ट्रिक्ट में कंट्रोल। और ये कौन बनाएगी? ये स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है, इस बात को नहीं बोलना। हर एक स्टेट में क्या है? कंट्रोल रूम। और यही बीच में राज्य के स्तर पे एक बड़ा कंट्रोल रूम है। ठीक है, ये स्टेट लेवल का कंट्रोल रूम। तो हमारे ये जो डिस्ट्रिक्ट के लेवल पे हैं, ये तो अपने बाहर रखेंगे नोटिस बोर्ड, उसमें सारे लोग जिनका अरेस्ट हुआ है उनकी डिटेल्स बताएंगे और जिन्होंने अरेस्ट किया है उनकी डिटेल्स बताएंगे। पर ये जो स्टेट के लेवल पे कंट्रोल रूम बनाया गया है, इसकी जिम्मेदारियां कुछ खास है। सबसे पहला, ये जो स्टेट लेवल पे कंट्रोल रूम बना है, ये कलेक्ट करेगा सारी की सारी जानकारियां, सारी डिटेल। किसकी? हर एक व्यक्ति की जिसको अरेस्ट किया गया है उस राज्य के अंदर। बहुत महत्वपूर्ण बात बोली है मैंने, एक सेकंड दो मुझको। ये जो स्टेट लेवल का कंट्रोल रूम है, ये पूरे स्टेट से, हर एक कंट्रोल रूम से जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे काम कर रहा है,
सबसे पूरी जानकारी, पूरी डिटेल इकट्ठी करेगा हर एक व्यक्ति के बारे में जिसका अरेस्ट हुआ है उस राज्य के अंदर। ठीक है, डिटेल्स ऑफ अरेस्टेड पर्संस। साथ ही साथ उनसे यह भी सारी जानकारी इकट्ठी करेगा कि जिन लोगों का अरेस्ट हुआ है उन्होंने क्या क्या क्राइम करे हैं, कौन से क्राइम करे हैं। तो कौन कौन अरेस्ट हुआ है, उन्होंने क्या क्राइम करे हैं, और इन सारी डिटेल्स को इकट्ठा करने के बाद सबसे महत्वपूर्ण, जैसे सवाल भी आ जाता है, वो डेटाबेस बनाते हैं। एक डेटाबेस बनाते हैं, पूरा कंपाइलेशन बनाते हैं, उसको जनरल पब्लिक जब चाहे तब देख सकते। इस डाटाबेस को ही देख के बच्चे पता चलता है कि किसी राज्य में कितने क्राइम हो रहा है, किस टाइप के क्राइम ज्यादा हैं, किस टाइप के क्राइम कम है। ठीक है, एक बार दोबारा नजर देख लेते हैं। जो कंट्रोल रूम है, जो राज्य के स्तर पे बनाया गया है, वो डिटेल इकट्ठी करेगा हर एक उस व्यक्ति के बारे में जिसका अरेस्ट हुआ है उस राज्य के अंदर। साथ ही साथ जो भी उसने क्राइम किया था, जिस ऑफेंस की वजह से उसका अरेस्ट हुआ है, उसकी भी डिटेल, और ये सारी डिटेल वो एक डेटाबेस में डालेगा जिसको जनरल पब्लिक देख सके। ठीक है, एक बार क्विकली रिवाइज करा रहा हूं, फिर आपको मौका दूंगा सवाल पूछने का। सेक्शन 41C बात करता है बच्चे कंट्रोल रूम की। ठीक है, और ये कहता है जो राज्य सरकार है, जो स्टेट गवर्नमेंट है, उसकी ये जिम्मेदारी है कि वो एस्टेब्लिश करे कंट्रोल रूम। कहां कहां पे, हर एक डिस्ट्रिक्ट में और एक स्टेट लेवल पे। और जो डिस्ट्रिक्ट में है वो नोटिस बोर्ड लगाएंगे अपने कंट्रोल रूम के बाहर, आउटसाइड, और उसमें क्या क्या चीजें लिखेंगे। नोटिस बोर्ड पे क्या क्या चीजें जाएंगी, नाम और पता उन सारे लोगों का जिनका अरेस्ट किया गया है, और जिन लोगों ने अरेस्ट किया है उनकी डेजिग्नेशन। ठीक है, और जो राज्य के स्तर पे कंट्रोल रूम है उसकी जिम्मेदारी क्या है, वो सारी डिटेल कलेक्ट करेगा जिन लोगों का अरेस्ट हुआ है उनके बारे में, और उन्होंने जो जो ऑफेंस करे हैं उसके बारे में, और उस सारी डिटेल को इकट्ठा करके डाटाबेस बनाएगा और उसको आम लोगों को, जनरल पब्लिक को अवेलेबल कराएगा। क्या सभी लोगों को सेक्शन 41C क्लियर है? क्या कोई सवाल है 41C से, कुछ पूछना चाहते हैं? किसी का कोई डाउट 41C से? सर क्या कोई बाउंडेशन है टाइम की? सपोज इट हर दिन काफी अरेस्ट होते होंगे डिस्ट्रिक्ट में, तो ऐसा कोई बाउंडेशन है कि आज जो अरेस्ट हुआ है उनका डिस्प्ले में आज शो होगा और कल जो अरेस्ट है फिर उनका कल मतलब नेक्स्ट डे शो होगा? ये सारी जो चीजें हैं कि कितने समय के अंदर क्या करना होगा, ये सारी चीजें हमको रूल्स के अंदर मिलती हैं जो बिल्कुल एक एक डिटेल्स बताते हैं। हाँ, ये प्रावधान होते हैं कि अगर किसी व्यक्ति का अरेस्ट किया है तो इतने समय के अंदर आपको इन्फॉर्म करना है स्टेट लेवल के कंट्रोल रूम को, या और अपने नोटिस बोर्ड में भी लिखना है। पर ये सारी बातें हमको सीआरपीसी में नहीं मिलती हैं और हमारे एग्जाम में भी नहीं आती। ओके सर, थैंक यू सर। और किसी का कोई क्वेश्चन 41C का? टाइप कर सकते हो बच्चे, यूट्यूब पे बच्चे जो भी मेरे देख रहे हैं, मैं बिल्कुल देख रहा हूं, आपके सारे सवाल मेरी आंखों के सामने हैं। अगर जूम से कोई कुछ पूछना चाहता है तो आपको अनम्यूट कर सकता है। क्लियर है मतलब 41C? एक बार सब लोग वाई टाइप कर दो जिससे मुझे भरोसा हो जाए कि सब लोगों को क्लियर है। सर यस प्लीज। सर, ये जो डाटाबेस क्रिएट करती है स्टेट कंट्रोल रूम, उसको मतलब नॉर्मल पब्लिक में हम जैसे लोग भी एक्सेस कर सकते हैं? बिल्कुल, वेबसाइट है, आप अभी सर्च करना, आपको दिख जाएगा एक एक डिटेल, एक एक चीज आप देख सकते हैं। ओके सर। ठीक है, जितने भी ये न्यूज़पेपर्स में रिपोर्ट्स आती हैं, ये कुछ स्पेशल इनके पास टैलेंट थोड़ी ना, सारी इंफॉर्मेशन पब्लिक डोमेन में अवेलेबल है, फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, चलो बढ़ते हैं आगे। जो इस लाइन में हमारा आखिरी सेक्शन है, और मैं बोलूंगा सबसे आसान जो है, वो हमारा सेक्शन 41D। ये बात करता है जो व्यक्ति जिनका अरेस्ट हुआ है उनके अधिकार के बारे में। कौन सा अधिकार? कि वो वकील को मिल सकते हैं, अधिवक्ता को मिल सकते हैं। ठीक है, अरेस्ट हुए व्यक्ति का एडवोकेट से मिलने का अधिकार। ठीक है,
तो ध्यान से सुनना, यहां पे एक टिपिकलिटी है, हर एक व्यक्ति जिसका अरेस्ट हुआ है, ध्यान से सुनना, और जिसको इंटेरोगेट किया जा रहा है, ध्यान से सुनो, अरेस्ट होना भी जरूरी है, उस व्यक्ति का इंटेरोगेट किया जाना भी जरूरी है। तो हर एक व्यक्ति जिसका अरेस्ट हुआ है और उसको इंटेरोगेट किया जा रहा है, इंटेरोगेट का मतलब पूछताछ हो रही है कि क्या हुआ, कहां थे, क्या नहीं थे, क्या कर रहे थे उस समय पे, वही सारी बातें। तो अगर किसी व्यक्ति का अरेस्ट हुआ है और उसका इंटेरोगेशन चल रहा है, तो उसका यह अधिकार है कि वो वकील से मिल सकता है, और वो वकील कौन होगा, जो भी उसे पसंद हो। ये बात बड़ा समझने वाली है। एडवोकेट ऑफ चॉइस का मतलब क्या है, कोई बता सकता है यहां पे एडवोकेट ऑफ चॉइस का मतलब क्या है? मुझे अरेस्ट किया गया, मेरा इंटेरोगेशन हो रहा है और मैं चाहता हूं कि कपिल सिब्बल मुझे डिफेंड करे। क्या मेरे पास पैसे हैं? नहीं, पर वो मेरी चॉइस के एडवोकेट है। क्या करें भाई, ऐसा पॉसिबल है? बताओ भाई, बोलो, कर सकता हूं मैं? यहां पे एडवोकेट ऑफ चॉइस का जो मतलब है उसकी बहुत लिमिटेड अंडरस्टैंडिंग है। क्या है वो लिमिटेड अंडरस्टैंडिंग? वो केवल इतनी सी है कि ये जो एडवोकेट है वो ऐसा हो जिसको आप चाहते हो और आप अफोर्ड भी कर सकते हो। ठीक है, तो दोनों बातें हैं। तो ऐसा वकील, ऐसा नहीं कि आपकी मनमर्जी में आपका जो भी फेवरेट लॉयर है उसका नाम ले दिया। मतलब यहां पे चॉइस का बस इतना सा मतलब है कि पुलिस जो बोलेगी वो वकील नहीं, आप जिसको भी करना चाहो कर सकते हो। ठीक है, तो अभी तक कितना समझे हैं? हर एक व्यक्ति जिसका अरेस्ट हुआ है और जिसको इंटेरोगेट किया जा रहा है, उसका यह अधिकार है कि वो अपने पसंद के वकील से मिल सके। यहां तक तो आसान है, पर ये जो मिलने का अधिकार है, इस पर मैं सवाल भी पूछूंगा। ये जो मिलने का अधिकार है, ये केवल, ध्यान से देखना बच्चे, इंटेरोगेशन के चलते रहता है, ड्यूरिंग इंटेरोगेशन होता है, पूछताछ के दौरान होता है, पर थ्रू आउट इंटेरोगेशन नहीं होता, संपूर्ण पूछताछ के दौरान नहीं है। अब ये दोनों बातों को समझना बड़ा मुश्किल है। पूछताछ के दौरान, पर संपूर्ण पूछताछ के दौरान नहीं, ड्यूरिंग इंटेरोगेशन पर थ्रू आउट इंटेरोगेशन नहीं। कोई मेरी मदद कर सकता है, बता सकता है दोनों में क्या फर्क है? दिमाग लगाओ बच्चे थोड़ा। लॉ जो है सब लॉजिक का खेल है, याद करना है, वो करना है, ये सब बेकार की बातें हैं। अगर आप लॉजिक लगाओगे तो हर चीज का आंसर है। इन दोनों चीजों में फर्क क्या है? 41D कह रहा है कि हर एक व्यक्ति के पास जिसका अरेस्ट हुआ है उसका यह अधिकार है कि वो वकील से मिल सकता है। बच्चे अनम्यूट करके बोलो, क्योंकि फिर वो पढ़ने में ही सारा समय चला जाता है। 41D ये कह रहा है कि किसी व्यक्ति का इंटेरोगेशन हो सकता है जब पूछताछ चल रही है, पर पूरी पूछताछ के दौरान नहीं। क्या मतलब है इसका, बड़ा जरूरी है। ड्यूरिंग इंटेरोगेशन का मतलब है जब भी किसी, बहुत ध्यान से सुनना, बहुत ध्यान से सुनना, जब भी किसी व्यक्ति से पूछताछ की जाती है, उस व्यक्ति के फेवर में यह अधिकार हो जाता है कि वो अपने एडवोकेट से मिल ले, अपने एडवोकेट से सलाह ले ले, और जैसा वो कहे उस हिसाब से चले। मतलब एडवोकेट बताएगा उसको कि क्या बोलना है पूछताछ में, क्या नहीं बोलना है, कैसे कैसे क्या करना है। तो अगर इंटेरोगेशन चल रही है तो वकील साहब से पूछ लो, पर
इसका मतलब ये नहीं है कि आप वकील साहब से पूछ लो, वकील साहब से मिल लो, कि वकील साहब बैठे ही रहेंगे, पूरी इंटेरोगेशन चलेगी, तब वकील साहब वहीं पे बैठे देखेंगे कि आपसे क्या पूछा जा रहा है। नहीं, यहां पे पुलिस वालों का अधिकार है, आपको पूरा मौका दिया जाएगा कि आप अपने वकील से मिलो, पूरी सलाह लो, पर यह नहीं है कि आप ये चाहो कि पुलिस कोई भी सवाल आपसे पूछ ही ना कर पाए, आपने कोई अपनी जो भी उनको सवाल हैं, जो भी वो पूछना चाहते हैं, वो पूछ ही ना पाए बिना इस वकील की मौजूदगी के। आपका अधिकार है वकील से मिलना, पुलिस का अधिकार है इंटेरोगेट करना, दोनों ही महत्वपूर्ण है। आप वकील से मिलो, सलाह लो, पर इसका मतलब ये नहीं है कि वकील हमेशा बैठा रहेगा। क्या सबको ये बात समझ में आई है? ड्यूरिंग इंटेरोगेशन और थ्रू आउट इंटेरोगेशन में फर्क समझ पा रहे हो आप सब लोग? थोड़ा सा जोश दिखाओ बच्चे, इतना डल क्यों है? यस सर। क्लियर है? अगर मैं एक एग्जाम्पल दूं तो उसका जवाब दे पाओगे? मानो किसी व्यक्ति को अरेस्ट किया जाता है, मानो एक्स व्यक्ति है, उसको अरेस्ट किया जाता है, अब उसका चल रहा है इंटेरोगेशन, ठीक है, ये एक्स व्यक्ति है। अब ये जो जिसका इंटेरोगेशन चल रहा है, अब इसको अधिकार दिया गया कि वो अपने वकील से मिल ले। अब यहां पे पूरा मौका दिया पुलिस वालों ने कि वो अपने वकील से मिल ले। अब यहां पे जो पुलिस वाले हैं, इस वकील के जाने के बाद या इस वकील को भेज के कुछ सवाल पूछना चाहते हैं, किससे? इस एक्स से। अकेले में, पुलिस जो वकील है वो मौजूद नहीं है वहां पे। क्या ये पुलिस वाले इस वकील को हटा के एक्स को या एक्स से सवाल पूछ सकते हैं? सोचो, पूछ सकते हैं जो भी सवाल चाहते हैं, कंसल्टेशन के बाद, मिलने के मौके के बाद। यस सर, पूछ सकते yes, हैं। sir. पर yes, मानो sir, अगर मैं इसको स्थिति को बदल दूं कि ये जो पुलिस वाले हैं एक्स को इंटेरोगेट कर रहे हैं, पर अभी तक जो एक्स है वो अपने वकील से मिल नहीं पाया है, क्या ऐसी स्थिति में उसको इंटेरोगेट किया जा सकता है? बहुत ही टिपिकल सवाल है, घुमा हुआ सवाल है, ध्यान से देखना। अभी वकील से मुलाकात हुई नहीं है, क्या पुलिस इंटेरोगेट कर सकती है एक्स को? सर पुलिस इंटरोगेट तो कर सकती है, बट वो एक्यूज्ड है, वो बाउंड नहीं है आंसर देने के लिए, वो अपने जवाब देने के लिए बाउंड नहीं है। बहुत सही आंसर है, आंसर बिल्कुल ठीक है। ऐसा कहीं पे भी नहीं लिखा है कि केवल वकील की कंसल्टेशन के बाद ही इंटेरोगेट किया जा सकता है। इंटेरोगेट करना पुलिस का हक है, पर पुलिस की बस एक जिम्मेदारी है। 41D बस छोटी सी बात कहता है, वो कहता है आप इंटेरोगेट करना चाहते हो आप करो, किसी वकील का इंतजार मत करो, जो पूछ रहा है पूछो, पर इतना ध्यान रखो कि आप उस व्यक्ति को अपॉर्चुनिटी दोगे, अपॉर्चुनिटी दोगे कि वो अपने वकील से मिल पाए। अगर आपने ये अपॉर्चुनिटी दी है, अब वो उस अपॉर्चुनिटी का इस्तेमाल करे ना करे, आपकी जो इंटेरोगेट करने की पावर है उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, सभी लोगों को क्लियर है? एक बार वाई टाइप करेंगे सब लोग। समझ में आ गया सबको? सर यस प्लीज। सर एक सेकेंड, इसमें एडवोकेट ऑफ चॉइस का मतलब ये भी हो सकता है किसी किसी केसेस में जब अरेस्टेड पर्सन अफोर्ड नहीं कर पाता है किसी एडवोकेट को, तो उसको प्रोवाइड होता है एक एडवोकेट फ्रॉम द साइड। बहुत अच्छा क्वेश्चन, और ये इस क्वेश्चन को थोड़ा सा रिफ्रेम करके मैं आप सभी लोगों से पूछना चाहूंगा। मानो ए व्यक्ति है, अभी ए व्यक्ति बहुत ही गरीब है, पुअर है, अब इसको अरेस्ट किया है, पुलिस ने क्या किया? अरेस्ट किया है और उसको इंटेरोगेट कर रहे हैं। अब पुलिस वाले तो 41D की
पूरा मान रहे हैं और इस ए को पूरा मौका दे रहे हैं कि अपने वकील से मिल लो, पर ये ए बेचारा गरीब है, इस पे पैसे ही नहीं है, ये वकील को अफोर्ड ही नहीं कर सकता। तो ऐसी स्थिति में क्या करा जाना चाहिए? पुलिस तो मौका दे रही है, पुलिस तो कहीं से भी गलत नहीं है। तो जहां तक 41D की बात है, उसकी रिक्वायरमेंट पूरी होती है। अब ए नहीं कर पा रहा है, वो उसकी परेशानी। सुनना, मैं जिस तरीके से आंसर दे रहा हूं, जब अगर हम अपना डिस्कशन केवल 41D तक लिमिट करें, तो अगर पुलिस ने उसको मौका दिया है कि अगर वकील करना चाहो तो कर लो, उससे मिल लो, अब ए किसी भी वजह से नहीं कर पा रहा है, चाहे पैसे की वजह से, कुछ भी वजह है, उसमें पुलिस की कोई गलती नहीं है। पुलिस ने अपनी बिल्कुल ठीक है, इंटेरोगेट कर सकती है, इन्वेस्टिगेट कर सकती है। पर अगर ऐसी स्थिति है कि वो गरीब है और वो वकील नहीं कर पा रहा है, यहां पे जो राज्य है, जो गवर्नमेंट है, उसकी जिम्मेदारी आ जाती है कि उस व्यक्ति को वकील करा के दे। पर वो 41D से बाहर की बात। 41D पे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोई पुअर है और वकील नहीं कर पा रहा है, किसी भी वजह से नहीं कर पा रहा है, क्योंकि मैंने क्या बताया, 41D पुलिस की जिम्मेदारियों की बात कर रहा है और वो बस ये कह रहा है कि अपॉर्चुनिटी दी जाएगी कि वकील से मिल लो, बस। क्या ये सभी लोग समझ पा रहे हैं बात? सब लोग वाई टाइप करेंगे अगर समझ पा रहे हैं तो। सर मेरा एक क्वेश्चन था सर, कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 20 में डिफाइन किया हुआ है कि अगर कोई इंसान अंदर है और वो एक्यूज्ड है, तो सर वो अपने लिए एक गवर्नमेंट एडवोकेट की डिमांड कर सकता है। तो सर जो एक्यूज्ड पर्सन है वो जैसे कि जज के सामने जाएगा, तो सर ये तो बोल सकता है ना कि मुझे दे दे। जी सर, बिल्कुल बोल सकता है। वही हमको दो पर्सपेक्टिव में देखना है। अगर 41D की बात करें तो ये सारी बातें आती नहीं है, बस पुलिस अपॉर्चुनिटी दे रही है, वो कर पा रहा है नहीं कर पा रहा है, ये उसकी परेशानी। पर जब हम 41D से आगे जाते हैं, तब हम समझते हैं कि हर एक व्यक्ति का यह अधिकार होता है कि उसको डिफेंस मिले और राज्य की जिम्मेदारी होती है कि उसको डिफेंस प्रोवाइड करे। कंफ्यूज कर रही है सर, जब पुलिस अपॉर्चुनिटी दे रही है और हमारे पास इसका राइट भी है, तो सर वो क्यों नहीं मांग सकता? कि क्यों नहीं बोल रहा है ये मुझे एडवोकेट चाहिए, चाहे वो कितना भी गरीब है? नहीं, उसमें ये कहाँ बोल रहे हैं कि हम नहीं बोलेगा, पर हम ये बोल रहे हैं कि 41D की जो डिस्कशन है वो केवल पुलिस की जिम्मेदारी तक सीमित है, बस। अब वो जिम्मेदारी राज्य की है कि वो उसको वकील दे। इसके लिए पुलिस बैठी नहीं रहेगी कि मैं इंटेरोगेट तब तक नहीं कर सकता जब तक ये वकील से मिलना ले। समझ रहे हो? फर्क है, छोटा सा फर्क। ओके सर, थैंक यू सर। यस प्लीज। तब भी वो पर्सन लाइबल मतलब बाउंड होगा आंसर देने के लिए इंटेरोगेशन के टाइम पे, जब उसको देखो, आप कोई भी व्यक्ति जिसका अरेस्ट हुआ है, चाहे उसने कोई सा भी क्राइम किया हो, किसी भी तरीके से ऑब्लाइज्ड नहीं होता है पुलिस को कोई भी जवाब देने के लिए, उसकी मर्जी। द राइट टू रिमेन साइलेंट, कोई जवाब देना ही नहीं है, ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, ठीक है? चलो, अब जो हमारा मेन सब्जेक्ट मैटर है आज की क्लास का, उस पे शिफ्ट कर रहे हैं। जल्दी से इसको कवर करेंगे, ठीक है? ध्यान से देखिएगा, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है। मैं बात कर रहा हूं दोस्तों सेक्शन 46 की, और सेक्शन 46 बताता है कि ये जो अरेस्ट है, जिसको हम कब से डिस्कस कर रहे हैं, 41 से डिस्कशन शुरू हो चुका है इसका। ये जो अरेस्ट है ये की कैसे जाती है, सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन है बच्चे, बहुत खतरनाक सेक्शन है, इसलिए इसको आज खत्म करते हैं, बिल्कुल कंफ्यूजन ही खत्म। सेक्शन 46 बात करता है अरेस्ट हाउ मेड, अरेस्ट कैसे करी जाती है। तो क्या बता रहा है? प्रोसीजर बता रहा है किस चीज का, अरेस्ट करने का, गिरफ्तारी कैसे की जाएगी। अब देखना, नोट्स तैयार कर लो, अपना हाथ बिल्कुल अपना प्रिपेयर हो जाओ। अरेस्ट करते वक्त, इन मेकिंग अरेस्ट, जो हमारा पुलिस ऑफिसर है या फिर और कोई व्यक्ति, और कोई व्यक्ति कौन होगा? जैसे हमने पढ़ा था, प्राइवेट पर्सन भी अरेस्ट कर सकता है, मजिस्ट्रेट भी अरेस्ट कर सकता है। जो भी व्यक्ति अरेस्ट कर रहा है चाहे वो पुलिस ऑफिसर हो
चाहे कोई और व्यक्ति हो, अब सुनना बच्चे, वो अरेस्ट होने वाले व्यक्ति को या तो, सुनना बहुत ध्यान से, टच करेगा या कन्फाइन करेगा। टच करेगा, छुएगा उसको, या परिरुद्ध करेगा, कन्फाइन करेगा। दोनों में से किसी एक चीज का होना जरूरी है, मैंडेटरी है। लिख लो इस बात को। कोई भी वो व्यक्ति जो अरेस्ट कर रहा है, चाहे वो पुलिस ऑफिसर है चाहे कोई और है, अरेस्ट होने वाले व्यक्ति को टच करेगा या कन्फाइन करेगा। ये मैंडेटरी कंडीशन है। बस इसका एक एक्सेप्शन है। अगर जो व्यक्ति जिसका अरेस्ट हो रहा है, अगर वो समर्पण कर देता है, अगर वो अपने आप को सबमिट कर देता है वर्ड के द्वारा या एक्शन के द्वारा, मतलब वो ऐसा कुछ बोल देता है जिससे लगता है कि उसने समर्पण कर दिया है, या फिर वो कुछ ऐसा कर देता है जिससे लगता है कि उसने समर्पण कर दिया है। जैसे पुलिस वालों ने कहा यू आर अंडर अरेस्ट, मैं खड़ा हूं उससे 2 फीट दूर पे, मैंने कहा चलो ठीक है मुझे ले चलो, मेरे वर्ड्स हैं, मैं अपने वर्ड से अपनी सबमिशन दिखा रहा हूं। वहीं पुलिस ने बोला कि यू आर अंडर अरेस्ट, मैंने अपने हाथ ऊपर कर दिए, चलो ले चलो, तो मैं अपने एक्शन से अपनी सबमिशन दिखा रहा हूं। अगर अरेस्ट होने वाला व्यक्ति अपनी सबमिशन दिखा देता है, अपना समर्पण दिखा देता है, चाहे शब्दों से चाहे एक्शन से, ऐसी स्थिति में उसको छूना या कन्फाइन करना जरूरी नहीं होता है। समझ रहे हैं सभी लोग? अरेस्ट करने के लिए आमतौर पर अरेस्ट होने वाले व्यक्ति को छूना, टच करना या फिर कन्फाइन करना जरूरी है। पर अगर वो व्यक्ति अपने शब्दों से या एक्शन से समर्पण दिखा देता है तो उसको छूना या कन्फाइन करना जरूरी नहीं है। ये पहली बात है बच्चे, ठीक है। पर मानिए दोस्तों स्थिति थोड़ी सी खराब ज्यादा है। वो जो व्यक्ति है जिसका अरेस्ट होना है वो फोर्सिबल रेसिस्टेंस दिखा रहा है, मतलब विरोध कर रहा है, बलात् प्रतिरोध, मतलब पुलिस वालों से लड़ रहा है, झगड़ रहा है, धक्का मुक्की कर रहा है या फिर भागने की कोशिश कर रहा है, बचने का प्रयास कर रहा है। ऐसा व्यक्ति जिसका अरेस्ट होना है, अगर वो फोर्सिबल रेसिस्टेंस दिखाता है या इवेड होने की अटेम्प्ट करता है, इन दोनों स्थिति में अब देखना, आप समझना पुलिस वालों की ताकत, पुलिस वालों की असली ताकत यहां पे है जिससे सबको डरना चाहिए। क्या है? अगर ऐसी स्थिति है कि कोई रेसिस्टेंस दिखा रहा है या भागने की कोशिश कर रहा है, पुलिस वालों को यह फ्री कार्ड दिया गया है कि वो कुछ भी कर सकते हैं जो जरूरी है उस व्यक्ति को अरेस्ट करने के लिए। कोई भी आवश्यक साधन का उपयोग कर सकते, कुछ भी कर सकते हैं उस व्यक्ति को अरेस्ट करने के लिए। अगर कोई व्यक्ति रेसिस्टेंस दिखा रहा है या फिर भागने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। ये दूसरी बात, कर तो कुछ भी सकते हैं पर बस इसका एक एक्सेप्शन है, उस व्यक्ति की जिसका अरेस्ट होना है उसकी डेथ नहीं कर सकते, उसको जान से नहीं मार सकते, उसकी मृत्यु का कारण नहीं बन सकते। सब कुछ कर सकते हैं उसको अरेस्ट करने के लिए, बस मृत्यु का कारण नहीं बन सकते हैं। पर मृत्यु का कारण भी बना जा सकता है उस व्यक्ति को अरेस्ट करने के लिए, पर उसके लिए यह जरूरी है कि वो जिस ऑफेंस के लिए उस व्यक्ति को अरेस्ट किया जा रहा था, जिस अपराध का उसके ऊपर आरोप था, उसकी जो सजा है उसमें या तो मृत्यु दंड का प्रावधान है या फिर आजीवन कारावास, इंप्रिजनमेंट फॉर लाइफ का प्रावधान है। थोड़े से आप कंफ्यूज हो गए होंगे, अभी मैं कंक्लूड कर दूंगा। डेथ भी की जा सकती है अगर वो जो ऑफेंस जिसका एलिगेशन लगा है उसमें डेथ पेनल्टी दी जा सकती है या फिर इंप्रिजनमेंट फॉर लाइफ दिया जा सकता है।
अभी तक की कहानी कंक्लूड करके बता रहा हूं। जब भी पुलिस वाला या और कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति का अरेस्ट करता है, उसके लिए यह जरूरी है कि वो उस व्यक्ति को टच करे या कन्फाइन करे, जरूरी है। पर अगर वो व्यक्ति टच करता है, अगर वो व्यक्ति अपने शब्दों से या अपने एक्शन से अपना समर्पण जाहिर कर देता है, अपने आप को सरेंडर कर देता है, सबमिट कर देता है, ऐसी सिचुएशन में उसको टच करना, कन्फाइन करना जरूरी नहीं। पर अगर सिचुएशन उलट है, वो व्यक्ति लड़ाई कर रहा है, रेसिस्टेंस दिखा रहा है, ताकत का इस्तेमाल कर रहा है या फिर भागने की कोशिश कर रहा है, ऐसी स्थिति में पुलिस के पास ये अधिकार है, वो जो जरूरी आन पड़े हर चीज कर सकते हैं उस व्यक्ति को अरेस्ट करने के लिए, मृत्यु को छोड़ के। उस व्यक्ति को जान से मारने के अलावा कोई भी चीज करी जा सकती है। कुछ परिस्थितियों में जान भी ली जा सकती है। कौन सी परिस्थितियां हैं वो? अगर वो जो ऑफेंस जिसके लिए उसका अरेस्ट होना था, जिस वजह से पुलिस उसको अरेस्ट करने आई थी, अगर उसमें डेथ पेनल्टी का प्रोविजन है, मृत्यु दंड का प्रावधान है, या फिर इंप्रिजनमेंट फॉर लाइफ का प्रोविजन है, आजीवन कारावास का प्रावधान है, इन दो स्थितियों में केवल किसी व्यक्ति की मृत्यु तक की जा सकती है। अब समझ रहे हो पुलिस की ताकत। इसलिए पुलिस कभी आए अरेस्ट करने, चल देना भाई, वहां पे हीरो नहीं बनना है। अभी तक की कहानी सबको क्लियर है? यस बोलेंगे सब लोग? बोलेंगे यस? यस सर। सर बहुत अच्छे। सर यस प्लीज। सर इसमें लास्ट स्लाइड, मतलब स्लाइड में जो लास्ट पॉइंट है नॉट डेथ वाला, उसमें मतलब आपने लिखा हुआ है कि ऑफेंस ऑफ नॉट पनिशेबल विद डेथ। वो मैं लिखता अलग तरीके से हूं, समझाता अलग तरीके से हूं। इसमें जो लिखा हुआ है उसका मतलब ये है, डेथ नहीं करी जाएगी जब तक उस ऑफेंस में डेथ पेनल्टी या इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ का प्रोविजन हो। बात वही है, मैंने उसको अलग तरीके से प्रेजेंट किया है। ओके सर, ठीक है। मेरे YouTube पे जो बच्चे देख रहे हैं, अगर सब कुछ क्लियर है तो एक बार वाई टाइप कर दो, जिससे मैं आगे बढ़ सकूं दोस्तों। सर यस प्लीज। हेलो सर, एक क्वेश्चन है सर जो शुरू से लेकर अभी तक डिस्टर्ब करता है सर। अगर एक मजिस्ट्रेट अरेस्ट करता है सर किसी क्रिमिनल को, तो सर वो कैसे कर सकता है? पुलिस के पास तो पावर्स हैं, सोर्स हैं, उनके पास फोर्सेस हैं, और उनके पास सर कहीं ना कहीं देखा जाए तो एक्सपीरियंस भी है, बट मजिस्ट्रेट कैसे? अब सर अगर यही बात, हाँ सर अब कोई सामने ऑफेंस कर रहा है और हमारे सामने ऑफेंस कर रहा है और हम उसको पकड़ रहे हैं, हम बोले चलो हमारे साथ, तो सर वो तो भाग जाएगा। थोड़ी ना बोलेगा हम तुम्हारे साथ आएंगे, तुम कौन हो? पुलिस के पास तो वर्दी भी है ना, मेन पावर तो उसके पास वर्दी है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही सवाल है। आम आदमी के पर्सपेक्टिव से देखो तो बिल्कुल सही सवाल है। बस इसका छोटा सा आंसर है, देखो पुलिस का तो काम है अरेस्ट करना, तो वो तो बाध्य होती है, उसकी तो जिम्मेदारी है, उसकी तो ड्यूटी हो, तो उसको सैलरी इस बात की मिल रही है। पर जो प्रोविजन बच्चे प्राइवेट पर्सन के लिए हैं या फिर मजिस्ट्रेट के लिए हैं, वो बच्चे डिस्क्रिशन पे बेस्ड। अगर वो चाहें तो अरेस्ट करें, नहीं लगता कि उनके लिए सेफ नहीं है या वो नहीं कर पाएंगे तो ना करें, ये समझना है। और सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण, इसको देने का वजह क्या है? अब मानिए मैं इस सोसाइटी का पार्ट हूं, मैं भारत का नागरिक हूं, मैं इस पर्टिकुलर स्टेट में रहता हूं, कुछ जिम्मेदारियां मेरी भी हैं। अब मेरे सामने मानिए किसी व्यक्ति की बहुत ज्यादा पिटाई हो रही और मुझे लग रहा है कि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को मार ही डालेगा। ऐसी स्थिति में मेरे अंदर भी अगर थोड़ी सी अगर हिम्मत है तो मैं कोशिश करूंगा उसको हेल्प करने की, और कानून मेरी मदद ही कर रहा है उसको रोकने की। अगर ये आजादी नहीं देंगे तो वो जो व्यक्ति जो दूसरे व्यक्ति की पिटाई कर रहा था वो कहेगा तुम कौन होते हो, पुलिस को बुला के लाओ, पुलिस रोक सकती है, तुम नहीं रोक सकते। तो हर चीज को बैलेंस करके चलना पड़ता है। ये है बच्चे? थैंक यू। यूट्यूब पे तो लोग विकास दुबे पे पहुंच गए। चलो बहुत अच्छा है, समझ में आना चाहिए, जिस एग्जाम्पल से आपको समझ में आए ना, समझ में आना चाहिए। ठीक है,
अब बढ़ते हैं आगे। अब नॉर्मल जो अरेस्ट का प्रोसीजर है, जेंडर न्यूट्रल, ऐसी सिचुएशन में तो हम स्थिति समझ गए। पर बच्चे हमारा सेक्शन 46 जो है कुछ स्पेशल प्रोविजंस बनाता है वुमेन के लिए, महिलाओं के लिए। महिलाओं के लिए जो कानून है अरेस्ट करने का वो थोड़ा सा अलग है, प्रोसीजर है वो थोड़ा सा अलग है। ठीक है, अब समझो वुमेन के लिए क्या है। बहुत ध्यान से देखना, कई बार वुमेन से सवाल आ जाता है। अगर जिसका अरेस्ट होना है वो एक महिला है, वो एक वुमेन है, ऐसी स्थिति में सबसे बड़ा बदलाव और सबसे पहला बदलाव ये है कि ये मान के चलेंगे। बहुत ध्यान से सुनना बच्चे, समझ में आ गया तो एक बार में आ जाएगा। अगर महिला का अरेस्ट होना है तो ये मान के चलेंगे कि वो महिला सरेंडर कर रही है, मतलब उसको ना ही छुआ जाएगा ना ही कन्फाइन किया जाएगा। अगर किसी महिला का अरेस्ट होना है तो ये प्रिजम्पशन अराइज होगा, हम लोग ये मान के चलेंगे पुलिस वाले कि वो कोई बदमाशी देगी नहीं, सरेंडर ही करेगी। इसकी जस्ट उलट सिचुएशन थी। मैंने क्या बोला था, अगर किसी का अरेस्ट होना है तो उसको छूना जरूरी है, कन्फाइन करना जरूरी है। पर अगर कोई सरेंडर कर देता है अपने शब्दों से, एक्शन से, फिर उसे मत छुओ। पर वुमेन में जस्ट अपोजिट है, वुमेन में छूना नहीं है, मान के चलना है कि उसने सरेंडर कर दिया। उसने कुछ बोला नहीं कि चलो मैं चल रही हूं, ना ही हाथ ऊपर करें, कुछ नहीं किया, फिर भी पुलिस ये मान के चलेगी कि उसने अपने आप को सबमिट कर दिया, सरेंडर कर दिया, मतलब बिना वजह उस महिला को छुएगी नहीं, कन्फाइन नहीं करेगी। सबसे पहला फायदा तो यह है महिलाओं ने, और समझो। ठीक है, क्या है सबसे पहली बात, उनका जो सबमिशन है वो प्रिज्यूम्ड है, और केवल अगर स्थिति खराब होती है, वो महिला कुछ ऐसी बदमाशी करती है कि रेसिस्टेंस दिखाती है, भागने की कोशिश करती है, अगर महिला जब कुछ ऐसा करती है तब ही उस महिला को टच किया जा सकता है या कन्फाइन किया जा सकता है। देखो सर, जस्ट उलट सिचुएशन है। नॉर्मल में आपको टच और कन्फाइन करना है, पर नहीं करना अगर वो सरेंडर कर दे। महिलाओं में टच और कन्फाइन नहीं करना है, सरेंडर माना जाएगा, पर अगर वो करती है कोई बदमाशी तब उसको छूना है। जस्ट उलट है, नॉर्मल में छूना है जाके अगर वो सरेंडर ना करे, महिलाओं में छूना नहीं है जब तक वो बदमाशी ना करे। जस्ट अपोजिट है। ठीक है, तो पहली स्थिति जब आप महिला को छू सकते हो और कन्फाइन कर सकते हो, अगर वो कोई बदमाशी करती, भागने की कोशिश करती है, रेसिस्टेंस दिखाती है, या फिर जो पुलिस ऑफिसर अरेस्ट करने आया है वो खुद एक महिला है, वो खुद एक फीमेल है, तो वो चाहे तो एक महिला को जिसका अरेस्ट होना है उसको टच कर सकती है, कन्फाइन कर सकती है। तो दो स्थितियों में महिला को टच किया जा सकता है, कन्फाइन किया जा सकता है। ये दोनों स्थितियां अलग हैं, ये एंड नहीं है बच्चे, और है। या तो महिला बदमाशी देगी तो उसको कोई भी टच कर सकता है, कोई भी कन्फाइन कर सकता है, चाहे वो मेल पुलिस ऑफिसर हो चाहे वो फीमेल पुलिस ऑफिसर हो। पर नॉर्मल स्थिति में जो फीमेल पुलिस ऑफिसर है बिना किसी बदमाशी के भी उसको छू सकती है, कन्फाइन कर सकती। तो सबसे पहला क्या है वुमेन के लिए, वुमेन के केसेस में ये प्रिजम्पशन अराइज होता है, ये मान के चलते हैं कि महिला ने सरेंडर कर दिया है, मतलब उसको छूते नहीं हैं, उसको कन्फाइन नहीं करते हैं जब तक कि वो कोई बदमाशी ना करे। अगर वो कोई बदमाशी करती है तो उसको छुआ जा सकता है, कन्फाइन किया जा सकता है, या फिर जो अरेस्ट करने आई है वो खुद ही एक महिला है तो वो उस दूसरी महिला को छू सकती, कन्फाइन कर सकती है, उसमें तो कोई परेशानी है ही नहीं। ठीक है, आप समझ पा रहे होगे स्थिति। तो ये तो पहली बात हो गई। और क्या है वुमेन के लिए, वुमेन का कभी भी अरेस्ट नहीं होगा सूरज के ढलने के बाद और सूर्य उदय होने से पहले, सनसेट के बाद और सनराइज से पहले, मतलब अंधेरे में रात के समय पे महिला का अरेस्ट नहीं होगा। दिस इज द रूल।
किसी भी महिला का अरेस्ट नहीं किया जाएगा आफ्टर सनसेट बिफोर सनराइज। बट केवल एक एक्सेप्शन है इसका, अगर जरूरत है कि किसी महिला को अरेस्ट करना जरूरी है सनसेट के बाद सनराइज से पहले, मतलब इंतजार नहीं किया जा सकता सुबह तक, तो अगर कोई महिला अफसर, अगर कोई वुमेन पुलिस ऑफिसर रिक्वेस्ट करती है जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास को कि वो किसी महिला को अरेस्ट करना चाहती है इस सनसेट के बाद और सनराइज से पहले, और वो जो जुडिशियल मजिस्ट्रेट है वो परमिशन दे देता है कि ठीक है मैं परमिट करता हूं कि इस ऐसी महिला का आप अरेस्ट कर लो रात में भी, तो ही महिला का रात में अरेस्ट हो सकता है। ठीक है, नॉर्मल रूल क्या है, किसी भी वुमेन का अरेस्ट आफ्टर सनसेट बिफोर सनराइज नहीं होगा। पर अगर करना जरूरी है तो एक वुमेन पुलिस ऑफिसर रिक्वेस्ट करेगी जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास को, और केवल तब जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास परमिशन देगा, उसके बाद अरेस्ट होगी। ऐसा नहीं है कि आप अरेस्ट पहले कर लाए फिर परमिशन मांग रहे हो, पहले परमिशन मांगनी है, प्रायर परमिशन होनी चाहिए, उस परमिशन के साथ आप उस महिला के पास जाओगे तब उसको रात में अरेस्ट कर सकते हो। ठीक है, ये हमारे वुमेन के लिए दूसरा प्रावधान। तो अगर वुमेन के लिए हम समझें तो वुमेन के केस में जो उनका सबमिशन है, समर्पण है, वो प्रिज्यूम्ड होता है, उनको छुआ नहीं जाता, कन्फाइन नहीं किया जा सकता जब तक वो खुद से कोई बदमाशी ना करें या कोई वुमेन पुलिस ऑफिसर उपस्थित ना हो। तीसरा, वुमेन कभी भी आफ्टर सनसेट बिफोर सनराइज अरेस्ट नहीं की जा सकती। अगर करना है तो वुमेन पुलिस ऑफिसर रिक्वेस्ट करेगी जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास को, और जब जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास परमिशन दे देगा केवल तब उसका रात में अरेस्ट हो सकता है। क्या यहां तक की बातें आप सभी लोगों को क्लियर है? एक बार सेक्शन 46 सभी को रिवाइज कर रहा हूं, कोई भी डाउट रह गया है अपने नोट्स को क्रॉस चेक कर लो। ठीक है, सेक्शन 46 बच्चे बोलता है कि अगर किसी व्यक्ति का अरेस्ट होना है तो उस व्यक्ति को छूना पड़ेगा, उसको कन्फाइन करना पड़ेगा। बट अगर वो व्यक्ति अपने शब्दों से या अपने एक्शन से अपना समर्पण दिखा देता है तो उसको छूना जरूरी नहीं है। पर अगर कोई व्यक्ति बदमाशी देता है, रेसिस्टेंस दिखाता है या भागने की कोशिश कर सकता है, ऐसी स्थिति में जो पुलिस है, पुलिस के पास सुप्रीम पावर है, वो जो जरूरत हो उसको इस्तेमाल करके उस व्यक्ति को अरेस्ट कर सकती है। मतलब कितना भी फोर्स इस्तेमाल कर सकती है, बस कोशिश ये करनी है कि उस व्यक्ति की डेथ ना हो। बस एक सर्कमस्टांस ऐसी है जिसमें किसी व्यक्ति की डेथ भी की जा सकती है उसको अरेस्ट करने के लिए। वो स्थिति तब आएगी अगर जिस ऑफेंस के लिए उस व्यक्ति का अरेस्ट किया जा रहा था उस ऑफेंस में या तो डेथ पेनल्टी दी गई हो या फिर इंप्रिजनमेंट फॉर लाइफ का प्रावधान हो। केवल इन स्थितियों में उसको जान से मारा जा सकता है, वरना नहीं। अब आते हैं महिलाओं पे। महिलाओं के केस में अगर किसी महिला का अरेस्ट होना है तो ये मान के चलेंगे कि वो जो महिला है वो सरेंडर कर रही है, मतलब उसको छुएंगे नहीं, कन्फाइन नहीं करेंगे जब तक कि वो महिला अपनी तरफ से कोई बदमाशी ना करे या फिर आप जो व्यक्ति अरेस्ट करने गया है वो एक खुद फीमेल पुलिस ऑफिसर है। तो किसी भी महिला का सनसेट के बाद और सनराइज से पहले अरेस्ट नहीं हो सकता, रात में अरेस्ट नहीं हो सकता। बट अगर किसी भी वजह से करना है तो एक महिला पुलिस ऑफिसर रिक्वेस्ट करेगी जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास को, और जब वो जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास परमिशन दे देगा केवल उसके बाद ही उस महिला का रात में अरेस्ट किया जा सकता है। ये है बच्चे सेक्शन 46। अगर आपको समझ में आ गया है तो सभी लोग बोलेंगे यस और बाकी बच्चे टाइप करेंगे वाई। बहुत महत्वपूर्ण सेक्शन है। जी बच्चे, यस सर। 100% क्लियर है। सर एक स्मॉल डाउट है। यस प्लीज। सपोज दैट अरेस्ट के बाद वुमेन को तो उसके लोकल जुरिडिक्शन के जो थाने है उसमें रखा जाएगा। हाँ, और अगर उस केस में उस थाने में कोई महिला पुलिस ऑफिसर नहीं है, सिर्फ मेल पुलिस ऑफिसर है, तो क्या सिचुएशन होगा सर? दूसरे थाने से बुलवा लेते हैं। ओके, तो मैं उस वुमेन पुलिस ऑफिसर को उस पूरी रात उस थाने में रहना होगा? हाँ देखो, ये जो सेक्शन 46 की परिस्थिति जो हमने अभी पढ़ी है
वो केवल अरेस्ट के समय की है। जो आप बात बोल रहे हो वो भी ठीक है, वो सेक्शन 46 के अंदर कवर नहीं होती कि जब तक वो रहेगी थाने में तब तक। पर अरेस्ट की अगर बात करें तो वुमेन पुलिस ऑफिसर ही सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, कई बच्चे भूल जाते हैं। जो रिक्वेस्ट करी जा रही है ना जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास को, वो रिक्वेस्ट भी एक महिला पुलिस ऑफिसर की तरफ से जानी चाहिए। केवल अरेस्ट करने महिला पुलिस ऑफिसर न जाए, रिक्वेस्ट करने वाली भी महिला पुलिस ऑफिसर, ये बहुत जरूरी है। समझ में आया? यस सर, थैंक यू सर। और कोई सवाल सेक्शन 46 में? बाद में मत बोलना सर ये कंफ्यूजन है वो कंफ्यूजन है, आप इतने मैसेजेस करते हो बाद में। अभी पूछ लो। 100%? बढ़ जाऊं आगे? यस यस बोलेंगे सब लोग? यस सर। वाई टाइप करें बच्चे, इतने कम वाई दिख रहे हैं। अच्छा चलो बच्चे, आज समय थोड़ा सा ज्यादा हो गया है। आज एक काम करते हैं, क्योंकि डी के बासु बहुत महत्वपूर्ण केस है, मैं इसको जल्दी जल्दी तो बिल्कुल नहीं पढ़ाऊंगा, ठीक है? तो मैं आपको डी के बासु कल पढ़ाऊंगा। आज के कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है? डी के बासु में मैं लूंगा 15 से 20 मिनट समझाने में, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण केस है, ठीक है? क्योंकि इसमें एक इंडियन एविडेंस एक्ट का भी प्रोविजन है। पर आपके सब लोगों के लिए होमवर्क है, आप अपनी तरफ से डी के बासु को पढ़ के आएंगे। डी के बासु पे पूरा डिटेल में मत पढ़ो, जजमेंट मत पढ़ो, एक नजर मार लो, गूगल ही कर लेना, काफी है, ठीक है? एक बार मेरे को समझ के आना, पढ़ के आना, फिर क्या होगा, इंटरेक्शन अच्छा होगा, ठीक है? चलो क्वेश्चन देखते हैं। चलो दोस्तों, सबसे मेरा तो फेवरेट पार्ट यही होता है, मुझे तो इसी का इंतजार रहता है। तो आप सभी लोग तैयार हो जाओ। जूम पे जो है आपको आंसर बोलना है, और आप बच्चे यूट्यूब पे हैं, आपको आंसर टाइप करना है। दोनों ही मैं देख सकता हूं, सुन सकता हूं। आ जाइए पहले सवाल पे। पहला सवाल यह है, ये जो प्रोविजंस लिखे हैं, इनमें से किस प्रोविजन के अंदर एक अरेस्टेड व्यक्ति के पास, एक ऐसा व्यक्ति जिसका अरेस्ट हुआ है, उसके पास अधिकार है कि वो अपने एडवोकेट से मिल सकता है। एडवोकेट कहने का मतलब है एडवोकेट से मिलने के अधिकार की बात 41A में है, बी में है, सी में है या डी में है? बताओ बच्चे फटाफट से। 41D सर 41D। पक्का गलत तो नहीं बता रहे? सी तो नहीं था? सर नो सर, एब्सोल्युटली राइट सर। अच्छा चलो, 41D बिल्कुल सही आंसर है। एडवोकेट से मिलने की बात जो है 41D में। अच्छा, अगर आप इतने स्मार्ट हो तो मुझे बताओ 41C में किसकी बात थी? कंट्रोल रूम। बहुत अच्छे। 41A में किसकी बात थी? नोटिस। रिगार्डिंग अपीयरेंस सर। अपीयरेंस का नोटिस। बी में किसकी बात थी? सर प्रोसीजर, अरेस्ट के रिगार्डिंग एंड ड्यूटीज सर। ड्यूटीज। चलो बहुत अच्छा, आपको लोगों को याद हो रहा है। चलो बहुत बढ़िया। चलो अब बढ़ते हैं अगले सवाल पे। सभी लोगों का सही आंसर आया है, 41D इज द राइट आंसर। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया। चलो दूसरा सवाल देखो, आज 3 ही सवाल है इसलिए थोड़ा सा ध्यान से। दूसरा जो सवाल है बच्चे हमारा, वो कहता है कब एक अरेस्टेड पर्सन के पास अधिकार होता है कि वो अपने वकील से मिल सकता है। हमने पिछले में पढ़ा कि कौन से सेक्शन के अंदर, अब है कि ये अधिकार कब आता है, कब अधिकार होता है कि एक अरेस्टेड पर्सन वकील से मिल सके। बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला, ड्यूरिंग, मैं मतलब भी पूछूंगा, ठीक है? ड्यूरिंग इंटेरोगेशन, आफ्टर इंटेरोगेशन, थ्रू आउट इंटेरोगेशन, या फिर हर एक लेवल पे, ड्यूरिंग भी, आफ्टर भी, थ्रू आउट भी। बताओ इन चारों में से कब किसी अरेस्टेड व्यक्ति के पास अधिकार है कि वो वकील से मिल सकता है? पहले मुझे आंसर बताओ। ड्यूरिंग सर ड्यूरिंग इंट्रोगेशन। पक्का ड्यूरिंग इंटेरोगेशन? यस सर। अब मुझे मतलब बता दो। ड्यूरिंग इंटेरोगेशन और थ्रू आउट इंटेरोगेशन में फर्क क्या है बताओ, और आप लोग टाइप करो। जब किसी का अरेस्ट करके ले आता है थाने पे, उसको पहले अपॉर्चुनिटी दे जाता है एडवोकेट के साथ बातचीत करने के लिए, और थ्रू आउट जब एडवोकेट नहीं रह सकता, थ्रू आउट इंट्रोगेशन के टाइम जब पुलिस अरेस्टेड व्यक्ति को
पूछताछ करेगा। बिल्कुल बिल्कुल सही। और कोई सर बच्चे कोशिश करेगा? ड्यूरिंग इंट्रोगेशन में एक पार्ट की बात होती है, बट थ्रू आउट इंट्रोगेशन में पूरे ड्यूरेशन की बात होती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है महत्वपूर्ण, सर। बहुत महत्वपूर्ण। तो ये जो शब्द है थ्रू आउट, इसका लेना देना किस चीज से है? पूरी जो इंटेरोगेशन की अवधि है उससे। यहां से शुरू हुई, यहां से खत्म हुई। आप मिल सकते हो, यहाँ पे भी 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 मिल, पर ऐसा नहीं है कि जब तक इंटेरोगेशन चल रही है तब तक आप वकील से मिल ही रहे हो, मतलब उसको बिठा ही लिया अपने बराबर। समझ गए यस सर। बच्चे? जल्दी जल्दी टाइप करा करो, वजह बताओ ना, वजह बताओ। चल, बहुत बढ़िया। इसी के साथ हम अपने आखिरी सवाल पे जा रहे हैं। ध्यान से देखिए, क्वेश्चन नंबर 3। अगर कोई व्यक्ति फोर्सिबली रेसिस्ट करता है, मतलब जोर जबरदस्ती दिखाता है अरेस्ट होने के खिलाफ, जब उसका अरेस्ट किया जा रहा है, तो वो क्या कर रहा है? ताकत इस्तेमाल कर रहा है, जोर जबरदस्ती दिखा रहा है। ऐसी स्थिति में जो पुलिस है वो क्या कर सकती है? ध्यान से देखिएगा। पुलिस जो है वो ऐसे व्यक्ति को जान से मार सकती है। अगर जिस वजह से उस व्यक्ति का अरेस्ट होना था, वो वजह ये थी कि उसने किडनैपिंग की थी रैंसम के लिए, फिरौती के लिए किसी का अपहरण किया था। ऐसी स्थिति में क्या उसकी मृत्यु करी जा सकती है? या फिर उसकी मृत्यु की जा सकती है केवल तब अगर उसने कल्पेबल होमिसाइड किया है। कल्पेबल होमिसाइड मतलब मानव वध किया है, किसी की हत्या की है, किसी को जान से मारा है। या फिर उसकी हत्या की जा सकती है अगर उसने रॉबरी की है। ये सारा आपका आईपीसी है, कल आईपीसी पढ़ेंगे ना हम लोग। ये सवाल सीआरपीसी का नहीं है, एक्चुअल में ये सवाल आईपीसी का है। मुझे बताओ बच्चे, ये जो पुलिस वाला है जिसको अरेस्ट करने को नहीं दे रहा है, ये व्यक्ति ताकत इस्तेमाल कर रहा है, तो क्या पुलिस वाले उसको मार सकते हैं अगर उसने किडनैपिंग की है रेंसम के लिए, या उसने कल्पेबल होमिसाइड किया है, या उसने रबरी किया है, या फिर इन सारी ही स्थितियों में उसको मारा जा सकता है? बताओ बच्चे, जल्दी बताओ, आंसर जल्दी। 4। ऑल। ऑल। ऑल? पक्का? किडनैपिंग फॉर रेंसम। अच्छा, क्या क्राइटेरिया होता है कब डेथ कर सकते हैं? सर जब उसने ऑफेंस जो किया है, या तो ऐसा किया हो जिसमें हम उसको डेथ पेनल्टी दे सकते हैं या फिर इम्प्रिजनमेंट दे सकते हैं। इम्प्रिजनमेंट दे सकते हैं फॉर फॉर लाइफ, लाइफ। फॉर आजीवन का। लाइफ। इम्प्रिजनमेंट तो क्या 2 साल का भी हो यस सकता है सर। ना, केवल 2 स्थितियों में। किडनैपिंग फॉर रैंसम के लिए क्या है मैक्सिमम पनिशमेंट? फिरौती के लिए, अपहरण के लिए क्या है? इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ है या डेथ पेनल्टी है? डेथ। सर 3 इयर्स। 3 ईयर? सर आई थिंक इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ है। डेथ, LI एंड फाइन। कल्पेबल होमिसाइड के लिए क्या है? डेथ है, इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ है। सर इम्प्रिजनमेंट ऑफ लाइफ। सर इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ। कौन सा सेक्शन है? सर 304। रॉबरी का बताओ, डेथ, इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ। सर आई थिंक रॉबरी में डेथ और इम्प्रिजनमेंट दोनों में से कोई नहीं है, जहाँ तक मुझे पता हाँ, है। तो फिर आंसर गलत नहीं हो जाएगा? तो फिर 4 जो बोल रहे हैं वो सब लोग गलत बोल रहे हैं। देखो भाई, क्रॉस चेक करो, रॉबरी में कितना है, गूगल करो फटाफट। 10 years and fine। आईपीसी क्लास कल है, मैं नहीं बताऊंगा आज। मैं कल बताऊंगा, आज आप ढूंढो। बताओ भाई यूट्यूब वाले, क्या है इसका आंसर? सारी स्थितियों में डेथ करी जा सकती है, रॉबरी में डेथ पेनल्टी है, या फिर इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ है, या दोनों ही नहीं है? चलो,
आप लोगों के लिए होमवर्क निकल आया यहाँ से इसी बहाने। मैं हमेशा सोचता रहता हूँ कि आपको होमवर्क क्या दूं। आपको क्लास खत्म होते ही देखना है बच्चे, केवल किडनैपिंग की बात नहीं हो रही, किडनैपिंग फॉर रैंसम के लिए क्या क्या पनिशमेंट है, कल्पेबल होमिसाइड के लिए क्या क्या पनिशमेंट है, रॉबरी के लिए क्या क्या पनिशमेंट है, और क्या आप देखना है, बस इतना देखना है क्या उसमें इन तीनों में डेथ पेनल्टी या फिर इंप्रिजनमेंट फॉर लाइफ का प्रावधान है या नहीं। बस ये सब लोग देखोगे और अपना आंसर खुद पाओगे। ठीक है, डन है बच्चे? यस सर। ठीक है, चलो इसी के साथ हमारा आज का सेशन खत्म होता है। कल हमारा आईपीसी का सेशन है, इंडियन पिनल कोड का। कल हम डिटेल में डिस्कस करेंगे प्रोविजंस को, और सब लोग टाइम पे आइएगा और कोशिश करेंगे कि क्लास को थोड़ा सा और ज्यादा इंटरेक्टिव बनाए। चलो, आई विल सी यू टुमारो। थैंक यू सो मच। और यूट्यूब पे जितने भी बच्चे मेरे देख रहे हैं, जिसने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है, एक बार वीडियो को लाइक कर दो, और अगर चैनल